हाय एवरीवन। आज हम काइनेटिक्स का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। ओके, तो काइनेटिक्स का हम फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े थे। उसमें मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, अगर आपको ध्यान है। क्वेश्चन ये था कि डिफरेंट डिफरेंट जो आपके रिएक्शंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो आपके रिएक्शंस होते हैं उनका क्या होता है, डिफरेंट रेट होता है। क्वेश्चन ये था कि ऐसा क्यों होता है कि डिफरेंट रिएक्शंस के रेट अलग अलग क्यों होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ। हालांकि मैंने आपको कमेंट में बोला था कि आप कमेंट में इसका आंसर मुझे कर देना, बट किसी ने कमेंट नहीं किया। वेरी नाइस, गुड बच्चे, वेरी नाइस। ओके, तो ये वाला लेक्चर जो आप इसको पढ़ लेना, क्योंकि ये वाले लेक्चर के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आपको 2 मार्क्स में मिल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हम सारे क्वेश्चन सीरीज ही चलेंगे इसमें। तो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, जो ये वाला क्वेश्चन मैंने पूछा है कि डिफरेंट रेट्स जो होते हैं उनके क्या होते हैं, डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स में मिलेगा, 2 मार्क्स में आपको मिलेगा। इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर ये है कि जो आपके पास रिएक्टेंट्स होते, रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है आपका रिएक्शन कैसा होगा, फास्ट होगा या स्लो होगा। तो आपके जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बात ध्यान से मेरी सुनो। अगर आपके जो रिएक्टेंट होते हैं, उन रिएक्टेंट्स के बीच में जो बॉन्ड होता है, जैसे ए और बी आपके रिएक्टेंट के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर इनके बीच में बॉन्ड क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमें इसका ब्रेक डाउन करके हमें क्या बनाने हैं, हमें प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं। तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड किस पे करता है, रिएक्टेंट्स पे। अगर आपके रिएक्टेंट्स के बीच में बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो आपको उसको ब्रेक डाउन करने में टाइम लगेगा, आपको ज़्यादा उसमें एनर्जी प्रोवाइड, एक्टिवेशन एनर्जी आपको ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि आपका रिएक्शन जो है प्रोडक्ट साइड में जा सके। आपके रिएक्टेंट्स को आपको सबसे पहले बॉन्ड्स ब्रेक करना होता है, आपके रिएक्टेंट्स के जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक करने होते हैं आपको। देन उसके बाद आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं, यानी न्यू प्रोडक्ट्स, आपकी न्यू चीज़ आपकी बनती है। तो कब बनती है, जब रिएक्टेंट्स के बीच के बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। अब किसी रिएक्टेंट के बीच में क्या होता है, जैसे ए और सी आपका अलग टाइप का रिएक्टेंट है, उसके बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है, वीक बॉन्ड है। कुछ रिएक्टेंट्स के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। कुछ रिएक्टेंट्स के बीच में वीक होता है। तो जिन रिएक्टेंट्स के बीच में वीक बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो रिएक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, फास्ट रिएक्शन हो जाएगा। और जिन रिएक्टेंट्स के बीच में बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो रिएक्शन कैसे हो जाएंगे, हमारे स्लो हो जाएंगे। तो जिसके बीच में वीक बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो कौन से हो जाएंगे, फास्ट रिएक्शन, क्योंकि वो बॉन्ड इजीली हम ब्रेक कर सकते हैं। वेरी फास्ट उसका रिएक्शन हो जाए, क्योंकि रिएक्टेंट्स के बीच में बॉन्ड वीक होता है, उसको इजीली ब्रेक किया जा सकता है। उसमें लो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए कि जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट रिएक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जिसके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने में आपको टाइम लगेगा, एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसके लिए क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। तो ये आपका आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हम अब बेसिकली जो टाइप पढ़ेंगे दैट विल बी योर टाइप्स ऑफ, हम ला पढ़ेंगे। जो आपके ला होते हैं, जितने भी आपके काइनेटिक्स में ला यूज़ किए जाते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका क्वेश्चन ही रहेगा, क्योंकि मैं मेनली जो है बेसिकली आपके क्वेश्चन कराऊँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप पूरा चैप्टर पढ़ने बैठेंगे। तो हम क्वेश्चन से ही चलेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन ये है कि ला बताइए आप, जैसे एक तो आपके पास क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन होता है। आपके पास क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन होता है, ये आपका फर्स्ट लॉ हो जाता है। ओके, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ काइनेटिक्स है। सेकंड लॉ ऑफ काइनेटिक्स हमारे पास क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन आपके पास है, दैट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन आपके पास है। तो इस तरह से आपके ये 2 लॉ हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पढ़ेंगे, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, और सेकंड क्या है हमारा, रेट लॉ एक्सप्रेशन है। ओके, तो यहाँ पर हम चलते हैं, इसको हम रब कर देते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है, देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन हमारे पास है, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है वो देखो ध्यान से। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, देखो लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है, मान लो आपको रिएक्टेंट्स प्रोवाइड किए, मान लो आपको क्या दिए हैं, रिएक्टेंट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ये मैंने रिएक्टेंट यहाँ पर लिख दिया है, प्रोडक्ट आपका बन गया डी। ओके, तो ये हमारे पास एक रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखा है, एक रिएक्शन मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है, मास देखो इसमें इस रिएक्शन का जो मतलब जो हमारा लॉ है, इसमें क्या मेंशन है, मास। दैट मीन्स जो आपका रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मास ऑफ रिएक्टेंट। आपके जो रिएक्टेंट्स है उसके मास पे डिपेंड करता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। या फिर आप सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी आपके रिएक्टेंट्स की जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन आपका होगा। ये बात सिंपल से इतनी है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है कि आपको रिएक्टेंट्स जो गिवन होते हैं, आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है। उसकी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
रेट ऑफ रिएक्शन। ये वाली बात क्लियर है, इतनी छोटी सी बात है। मास तो इसमें लिखा हुआ है, आपका जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, इसको मैंने पूरा लिखा नहीं क्या, लॉ ऑफ मास एक्शन है ये, सॉरी। तो ये कंप्लीट लॉ मेरा मुंह से तो मैं बोल रही हूँ, सॉरी, मुंह से तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पर लिखना रहेगा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन है, नहीं आपका जो यहाँ पर मास है रिएक्टेंट्स का, वो एक्शन करेगा, वो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो डिपेंड करता है, उस पर क्या कौन डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन आपका डिपेंड करता है। तो मैं इसमें एक छोटी सी बात यहाँ पर लिख दे रही हूँ, आपको जो समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, मैंने क्या लिखा था, ए लिखा था, बी लिखा था, ये मैंने लिखा था आपका रिएक्शन लिखा था, डी हो गया। तो अभी कहा कि रेट लॉ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता, प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। क्या है हमारे पास, ए है और उसके बाद हमारे पास बी कंसंट्रेशन है, इन दोनों का प्रोडक्ट मैंने कर दिया है। यहाँ पर ए जो है वो क्या है, कॉफिशेंट है, 1 2 3 हो सकते हैं हमारे, 1 2 3 जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो हमारे कॉफिशेंट्स होते हैं। तो कॉफिशेंट है ए, और जो बी है वो भी हमारा क्या है यहाँ पर कॉफिशेंट है। तो यहाँ पर जो हमारे कॉफिशेंट्स होते हैं रेज टू पावर में चले जाएंगे, ए चला जाएगा और ऐसे हमारे पास बी चला जाएगा। तो ये हमारे पास होगा लॉ, क्या बोल रहे हैं इसको, रेट लॉ मास एक्शन बोल रहे हैं इसको, लॉ ऑफ मास एक्शन हम इसे कह रहे हैं। तो जो हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन, इसको डिफाइन हम यहाँ से कर सकते हैं। देखो कैसे डिफाइन कर सकते हो आप यहाँ से इसको, देखो यहाँ से आप रेट का जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है उसको हटा के क्या लिख सकते हो, यहाँ पर के लिख सकते हो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए रेज टू पावर बी रेस्ट पावर स्मॉल बी, यानी कॉफिशेंट हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट हमारे पास क्या आ गया, एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, क्या आ गया हमारे पास, कंप्लीट एक्सप्रेशन है। ये हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन का कंप्लीट एक्सप्रेशन है। तो आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, सिंपल वर्ड्स में अगर आपको पास डिफाइन करना आता है तो कैसे डिफाइन करोगे, मैं आपको सिंपल सी बता रही हूँ। जो आपका एक्सप्रेशन है आप उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखिए, और कुछ नहीं करना है, उसको क्या करना है, लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। दैट इज, देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, प्रोडक्ट है आपका, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट है। तो आप इसको क्या बोलोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ईच रेज टू पावर देयर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। जो आपके कोफिशिएंट्स है वो पावर में भी तो हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट टू द रेज टू द पावर हैं इसमें, ओके। देखो मैं पूरी लिख देती हूँ यहाँ पर, यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रही हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, टू द प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन है, उसके क्या है, ईच रेज टू पावर दे स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी जो कोफिशिएंट हमने लिए हैं वो भी इसके क्या है, रेज टू पावर में है। तो ये हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन हो गया। अब इसमें एक छोटी सी बात देखें ध्यान से, कि जो हमारा ये रेट एला एक्सप्रेशन है, इसको ध्यान से देखें, यहाँ पर सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, यहाँ पर सिर्फ क्या था, प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ पर था, ठीक है। हमने क्या किया था, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर हमने क्या लगाया था, यहाँ पर के लगाया था। अब उस के को और डिफाइन करते हैं कि यहाँ पर के क्या डिफाइन करता है, ठीक है। ये पूरी लाइन आप समझ गए, मैंने बिल्कुल लिख कर दिखा दिया आपको। तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था हमारे पास, ए रेस्ट पर ए, बी रेस्ट पर हमारे पास बी हो जाएगा। अब जो मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट मेंशन किया, आपको ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे नहीं, हम कहीं पर भी केमिस्ट्री में कहीं पर भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का मीन्स क्या होता है, कंसंट्रेशन। तभी तो मैंने वर्ड्स में मेंशन किया है कि दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन कहाँ दिख रही है आपको, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट भी मैंने बोल दिया, कंसंट्रेशन यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि जो आपका डॉट प्रोडक्ट है किस तरह से डॉट प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर डिफाइन करना है कि के हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर के जो है, के हमारे पास क्या है, यहाँ पर के हमारे पास है रेट कांस्टेंट, ओके। तो के हमारे पास क्या है, यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, किसी भी रिएक्शन का क्या है, ये एक रेट कांस्टेंट है। तो रेट कांस्टेंट जो होता है वो उसको कैसे डिफाइन करोगे आप, तो रेट कांस्टेंट किसके इक्वल है, आपके रेट के इक्वल है। कब दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, जब आपकी जो कंसंट्रेशन है
ए और बी की जो आपकी कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, यूनिटी यानी 1। जब आपको कोई भी एक चीज़ निकालनी है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप क्या करेंगे, बाकी चीज़ों को यूनिटी कर देंगे। यूनिटी का मीन्स 1 कर देंगे, बाकी चीज़ों को आप क्या कर देंगे, यूनिटी कर देंगे। तो बाकी चीज़ों को अगर आप यूनिटी कर देते हैं तो आपके पास बचा क्या, के और जो आपका रेट है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो आपकी राइट साइड वाली स्पीसीज है दोनों ए और बी की जो कंसंट्रेशन है वो क्या रख दिया हमने, 1 रख दिया। आप यहाँ पर 1 रख दीजिए। जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो सिंपल सी बात हमारे पास क्या बचा, देखो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, 1 हम यहाँ पर रख देंगे। जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो देखो क्या होगा, ये ए था, कहाँ गया, ये देखो ये हमारे पास क्या था, ए था। ए और बी को हमने क्या रखा था, 1 हमने रख दिया था। ए और बी को 1 रख दिया, इसको भी 1 रख दिया हमने, इसको भी हमने 1 रख दिया। तो के और रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन और जो आपका के है, दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वही आपका क्या है, के है। तो के क्या है आपका, रेट कांस्टेंट। अभी मैंने बताया था कि ये क्या है, एक रेट कांस्टेंट है। ये क्या है, एक रेट कांस्टेंट। कब इसको हमने ऑब्टेन किया, जब हमारे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसको हमने यूनिटी कर दिया। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। जो रेट की आपकी यूनिट्स होंगी वही आपकी क्या होंगी, रेट कांस्टेंट की यूनिट्स होंगे। ओके, क्लियर है ये वाली बात। रेट कांस्टेंट को हमने क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में आप वैसे ही लिखेंगे जैसे मैंने आपको एक्सप्रेशन में बताया। आप किसी भी एक्सप्रेशन को वर्ड्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो रेट कांस्टेंट इज डिफाइन एज, किसके इक्वल था ये, इज डिफाइन एज, या फिर आप ये लिख सकते हो इज कॉल्ड एज। ओके, ये भी आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर क्या बोल सकते हो आप, यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं आप। कांस्टेंट को आप क्या बोल सकते हैं, इज इक्वल टू, वर्ड्स में बता रही हूँ मैं, इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू रेट के इक्वल है। रेट के इक्वल कब है, जब हमने कंसंट्रेशन को नोट किया है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप जल्दी जल्दी लिख रही हूँ मैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमने क्या कर दी थी, यूनिटी हमने कर दी थी। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हमने क्या कर दी थी, यूनिटी कर दी। तो आप वर्ड्स में भी इसको ऐसे ही लिखेंगे कि हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को, जब हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को यूनिटी किया है तब हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है वो किसके इक्वल आया है, रेट कांस्टेंट किसके इक्वल आया है, रेट के इक्वल आया है। ये आपको ध्यान रखना है। जब हमने कंसंट्रेशन ए और बी की जो कंसंट्रेशन हमारे पास थी उसको हमने क्या किया था, जब यूनिटी किया था तब हमारे पास ये रेट कांस्टेंट जो है रेट के इक्वल आ गया। तो इसकी यूनिट्स क्या होंगी, बिल्कुल सेम रहेंगी। जो आपकी रेट्स की यूनिट होंगी वो क्या रहेंगी, रेट कांस्टेंट की यूनिट रहेंगी। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ओके, देखो नेक्स्ट जो हमारे पास रेट ला एक्सप्रेशन है, ये बताता है कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जैसे लॉ ऑफ मास सेक्शन में पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है, ये भी वही बात करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। ये भी क्या बताता है कि कंसंट्रेशन ऑफ जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं उसी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये भी उसी को कहता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की ये भी डायरेक्टली यही बात करता है। फिर डिफरेंस क्या है दोनों में, लॉ ऑफ मास सेक्शन में और इसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो एक्चुअल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है। अब एक्चुअल में ये क्या बात आई हमने, ये नई बात कौन सी आ गई भाई, एक्चुअल कंसंट्रेशन। देखो क्या होता है, जब आप रिएक्शन करवाते हो तो आपके अगर सैंपल में 50 मॉलिक्यूल्स हैं, आपके सैंपल में कितने हैं, 50 मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, रिएक्टेंट्स के। तो आपके 50 के 50 रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्या पता आपके सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हो, किसमें, रिएक्शन में। तो रिएक्शन में कुछ ही मॉलिक्यूल सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन में सारे जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वही बात कह रहा है रेट ला एक्सप्रेशन, कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है सिर्फ उन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा जो रिएक्टेंट्स आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दैट मीन्स एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। तो उन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है जो एक्चुअली में क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये उन कंसंट्रेशन की बात करता है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बताता है कि आपका एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा अगर हम कुछ भी कहते हैं इस टाइप का। ठीक है, तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, ये आपको समझ में आया कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है किस पे डिपेंड करता है, एक्चुअल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। यानी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड किया गया है। एक्सपेरिमेंटली जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में देखा सिर्फ 10 या 20 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी आपको मॉलिक्यूल्स गिवन होते हैं उसका कुछ ही परसेंटेज जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो एक्सपेरिमेंटली जितने रिएक्टेंट्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं
उन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर डिपेंड करेगा। ये किसने कहा है? ये कहा है रेट ला एक्सप्रेशन ने कहा है। ये बात आपको क्लियर है यहाँ पर? तो रेट ला एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो ऐसे ही मिलेगा आपको, के मिलेगा, ए मिलेगा, रेज्ड पावर, बी रेज्ड पावर, और पी और क्यू मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। पी और क्यू मैं यहाँ पर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि पी और क्यू जो है वो ये बताएगा आपके कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पी प्लस क्यू आपका क्या बताएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका बताएगा। क्या बताएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका बताएगा। ये वाली बात क्लियर है? यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हम पढ़ेंगे। तो ए और बी जो है, पी की जो वैल्यू हमारे पास हो सकती है 2 मॉलिक्यूल्स हो सकते, क्यू आपके कितने हो सकते हैं? 3 मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो ए और बी के आपके 2 और 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या कहा था हमने कि जो आपके लॉ ऑफ मास एक्शन में ये पढ़ा था कि आपके सारे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। लेकिन जो आपका रेट ला एक्सप्रेशन है वो सिर्फ ये बताता है कि कौन से रिएक्टेंट्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। यानी ए के सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और बी के सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ये कौन बताता है? आपका रेट ला एक्सप्रेशन बताता है। और जो आपके पी और क्यू हैं ये डिफरेंट टर्म्स हैं। ए और बी जो हमने कोफिशिएंट बताए थे उनसे डिफरेंट टर्म्स हैं। ये कौन से रिएक्टेंट्स हैं? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये नंबर बताता है बस कि कौन से रिएक्टेंट रिएक्शन में। तो पी और क्यू जो है आपका नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं। ये आपका क्या बताता है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं। वो उन रिएक्टेंट्स का नंबर है जो रिएक्शन में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन रिएक्टेंट्स का नंबर है। तो अभी हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पढ़ेंगे और एक मॉलिक्युलैरिटी। सबसे पहले हम मॉलिक्युलैरिटी पढ़ते हैं कि मॉलिक्युलैरिटी होती क्या है। ठीक है, मॉलिक्युलैरिटी, इस पे क्वेश्चन ज़रूर आता है कि मॉलिक्युलैरिटी क्या होता है। मॉलिक्युलैरिटी सिर्फ ये बताती है कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आपके जो हैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो हमारे पास होती है। मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन आपके पास होती है। ठीक है, तो मॉलिक्युलैरिटी आपको समझ में आ रहा है? ये पूछा जाए कि मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन आप बताइए, तो मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? बेसिकली नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं जो आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये बताता है नंबर ऑफ ऑल रिएक्टेंट। ये बात याद रखना है, नंबर ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स, वो सारे रिएक्टेंट्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसने ये मेंशन नहीं किया इतने पार्टिसिपेट करेंगे इतने नहीं करेंगे। इसने ये कहा है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स, सारे रिएक्टेंट्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो मॉलिक्युलैरिटी सिंपल क्या बताता है? ऑल द रिएक्टेंट्स का नंबर बताता है। जैसे मैंने ये लिखा कि 5A लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ 5D बन गया आपके पास। ठीक है, तो ए क्या है यहाँ पर? आपके 5 आपके ए हैं। 5A क्या आपके रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, जो लेफ्ट में होता है वो क्या होता है? रिएक्टेंट। और राइट साइड में जो होता है आपका क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो ये सिर्फ इतना बोल रहा है कि जो आपके 5 है वो क्या आपकी मॉलिक्युलैरिटी है। मॉलिक्युलैरिटी क्या हो जाएगी आपकी? इसकी 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 मॉलिक्यूल आपके रिएक्शन में नहीं बोलोगे, सॉरी, यहाँ पर आप ये बोलोगे कि आपके रिएक्टेंट्स कितने हैं। जितने आपके रिएक्टेंट्स होते हैं वही मॉलिक्युलैरिटी को बताता है। अभी मैंने लिखा कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स को क्या बोलते हैं? मॉलिक्युलैरिटी बोलते हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं हमारे पास? 5 हैं, तो इसकी मॉलिक्युलैरिटी कितने में? 5 हुई। यानी 5 आपके, इसने ये बोला अकॉर्डिंग टू मॉलिक्युलैरिटी ये है कि आपके सारे रिएक्टेंट्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये कौन बोल रहा है? मॉलिक्युलैरिटी। तो ये मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन होगी, तो 5 क्या होगी? मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन होगी। अगर यहाँ पर 3A होता साथ में, क्या होता? सॉरी, यहाँ पर ए नहीं लिखना था मुझे, बी लिखना था, डिफरेंट। अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि 3B भी है हमारे पास साथ में, तो यहाँ पर टोटल मॉलिक्युलैरिटी कितनी हो जाएगी? 5 + 3 दैट इज इक्वल टू 8 हो जाएगी मॉलिक्युलैरिटी। अगर यहाँ पर मैं 3B और ऐड कर देती हूँ तो 5 + 3 8 हमारी क्या हो जाएगी? मॉलिक्युलैरिटी। ये हमारी मॉलिक्युलैरिटी होगी। तो मॉलिक्युलैरिटी सिर्फ रिएक्टेंट्स बताती है कि कितने रिएक्टेंट्स आपके पास हैं। ये हुई मॉलिक्युलैरिटी। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स को बताता है। ये उन रिएक्टेंट्स की बात करता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, कहाँ है तू? ओके, तो जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो क्या बताता है? नंबर ऑफ दोज रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ दोज रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ दोज रिएक्टेंट्स which actually participate in reaction, which actually participated in reaction, जो एक्चुअली रिएक्शन में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। जो which actually
पार्टिसिपेटेड इन रिएक्शन, जो एक्चुअली रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, आपके एक्चुअल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स को बताता है जो एक्चुअली में रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास 50 मॉलिक्यूल्स है, 15 हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, लेकिन रिएक्शन में सिर्फ 30 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रिएक्शन में कौन कर रहे हैं, सिर्फ 30 ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है सिर्फ 30 मॉलिक्यूल्स पे ही डिपेंड करेगा, 30 रिएक्टेंट्स पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि रिएक्शन में सिर्फ यही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी पे क्यों डिपेंड करेगा, ये फालतू में पड़े हुए हैं हमारे रिएक्शन मिक्सचर में। तो सिर्फ 30 मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 30 से ही हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ 30 पे ही डिपेंड करेगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बताता है, नंबर ऑफ दोज रिएक्टेंट्स विच एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन रिएक्शन। सिंपली बोले तो एक्सपेरिमेंटली जो आपके मैं यहाँ पर दूसरी तरह से उसको डिफाइन करके दिखाती हूँ आपके, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या बताता है, रिएक्शन डिपेंडेंस, रिएक्शन डिपेंडेंस को बताता है, रिएक्शन डिपेंडेंस ऑफ, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं रिएक्शन डिपेंडेंस ऑन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड concentration of reactant। अब देखो ये हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस क्या है। मॉलिक्युलरिटी आप रिएक्टेंट्स को देखकर बता सकते हैं, इतने आपके रिएक्टेंट्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्सपेरिमेंट के टाइम पे ही हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि हमने 50 लिए तो 50 पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में। वो तो प्रोडक्ट के जितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे उससे हम पता कर सकते हैं कि कितने रिएक्टेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है रिएक्शन में, ठीक है। तो वो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्शन के टाइम पे पता चलेगा, आपको एक्सपेरिमेंट करने पे पता चलेगा कि कितने रिएक्शंस ने कितने रिएक्टेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है रिएक्शन में। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये बताता है रिएक्शन डिपेंडेंस ऑन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी आपका जो रिएक्शन है कितने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटली। तो ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है, कौन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, ये वाली चीज़ कंप्लीट है आपकी। एक छोटा सा डिफरेंशिएट मैं जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ, एग्जाम में पूछा जाता है मॉलिक्युलरिटी में और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। मॉलिक्युलरिटी जो होती है वो क्या बताती है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने आपके हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स को बताती है मॉलिक्युलरिटी आपकी, ठीक है। लेकिन ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये बताती है, वो उन नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स को बताती है जो क्या करते हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स को बताती है कि कौन से आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये क्या बताती है, एक्चुअल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स को बताती है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये क्या बताती है, एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है जो पार्टिसिपेट करती है रिएक्शन में, जो क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है रिएक्शन में, ठीक है। तो जो मॉलिक्युलरिटी है वो उसको हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्युलरिटी को हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बट जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास होती है उसको हम कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। इसको हम कैसे निकालेंगे, ये हमारी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड चीज़ होती है, कौन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे, ठीक है। तीसरा हम ये बोल सकते हैं कि नेवर भी फ्रैक्शन, जो हमारी मॉलिक्युलरिटी है वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होती है, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है, लेकिन जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो आपका फ्रैक्शन में हो सकता है, ये आपका फ्रैक्शन में हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही कैलकुलेट करते हैं हम हर जगह, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको एक्चुअल बताएगा कि एक्चुअली आपका रेट ऑफ रिएक्शन कितने रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान रखिए, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, इसको आप कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू आर new on my channel, please do subscribe, share, like. Thank you so much.